नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पॉलिटिक्स में एक नया ग्रुप बना है। कुछ खास लोग इसे अतीक प्रेमी गैंग कहते हैं। पहले इन्हें योगी विरोधी गैंग भी कहा जाता था। आखिर वो कौन लोग हैं जो पहले नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का विरोध करते थे? अब वही चेहरे अतीक के नाम पर मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। आज जुम्मा है। जुम्मे पर बिल्कुल अलग तरीके का प्रयोग किया गया। खास चौक चौराहे को चुना गया। आबादी के हिसाब से मोहल्ले चिन्हित किए गए। स्क्रिप्ट बदली गई। अतीक अहमद की हत्या की कहानी को फिट किया गया और निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री को लिया गया। माफिया को रॉबिन हुड बता दिया। अतीक को मुसलमानों का मसीहा जैसा पेश करना, यूपी पुलिस के बारे में मन मुताबिक भाषण देना और शाइस्ता का नाम लेते लेते बहुत आहिस्ता से नरेंद्र मोदी का जिक्र कर देना। सियासत का यह बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट है। इसके पीछे सेंटिमेंट क्या है यह समझिए, क्योंकि अगर ऐसे भाषणों के चक्कर में आप फंस गए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्या अतीक और अशरफ में मोदी के योगी के विरोधियों की जान अटकी हुई है? क्या 24 से पहले जानबूझकर अतीक एंड फैमिली के बहाने मुसलमानों को इकट्ठा करने का फरमान जारी हुआ है? अगर हां, तो फिर कहां-कहां, कौन-कौन सा प्लान एक्टिव हुआ है? भाईजान कैमरे पर आते हैं। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 90 मिनट तक मुसलमानों को बहकाने वाला, भड़काने वाला कौन सा ज्ञान देते हैं? एजेंडा मुस्लिम तुष्टिकरण 24 पर नजर। तो क्या इसीलिए टारगेट पर हैं यूपी के बाबा बुलडोजर? सरेंडर सरेंडर सरेंडर। 8 लाख का वेपन कौन दिया बोलो? ये रेडिकलाइज हो चुके हैं। ये टेरर सेल है और लोगों को मारेंगे। तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है। मुस्लिम मोहल्लों में भीड़ जुटाओ, अतीक को शहीद बताओ, नारे लगवाओ, माहौल बनाओ। प्रयोग शुरू हो चुका है। जगह जगह प्रयोगशाला खुल चुकी है। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। हिंदुस्तान को सीरिया बताओ, अफगानिस्तान बताओ, ये लिख लिख कर फैलाओ। शाइस्ता को अबला बताओ, मुसलमानों के लिए इमोशनल जाल बिछाओ। अखिलेश की पार्टी यही कर रही है। ओवैसी की तरह समाजवादियों के टारगेट पर भी योगी ही है। अतीक अशरफ का मर्डर हुआ, एक साथ 3 इकोसिस्टम काम पर लगे। सोशल मीडिया पर एक साथ सैकड़ों वीडियो घूमने लगे। अलग अलग मौलानाओं के चेहरे दिखने लगे। शबाहत मियां ने वीडियो में कुछ और कहा, लेकिन पर्चा अतीक अहमद के मर्डर वाला ही छपा। बरेली के सिमनानी मियां ने वीडियो में अतीक का नाम तक नहीं लिया, लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में यह स्क्रीनशॉट फैला कि अतीक के मर्डर पर बरेली से बड़ी खबर। ऐसी एक नहीं, अचानक से पूरी हेट फैक्ट्री खुल चुकी है। मौलानाओं के सालों पुराने वीडियो को अतीक के मर्डर से जोड़कर वायरल कराया जा रहा है। और ऐसे हर वीडियो में बोल आग लगाने वाले ही हैं, मुसलमानों को उकसाने वाले ही हैं। पहले कुछ सैंपल देखिए। कुछ घंटों पहले यूट्यूब पर इन्हीं मुफ्ती साहब का वीडियो वायरल हुआ स्क्रीनशॉट था। अतीक की हत्या पर क्या बोले मुफ्ती साहब? वीडियो में अंदर अतीक मर्डर का जिक्र एक बार भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों के व्हाट्सएप पर उनका यह बयान पहुंचा दिया गया। ऐलान कर दे, मूसा घर में घुस के मारेगा। ऐलान कर दे, मूसा घर में घुस के मारेगा। इसी तरह मुफ्ती सलमान अजहरी का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके स्क्रीनशॉट में अतीक और अशरफ के हत्यारे की फोटो लगी थी। टेक्स्ट मर्डर वाला ही था, लेकिन वीडियो के अंदर अतीक का जिक्र नहीं था। हाँ, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली बात इस मुफ्ती ने जरूर कही थी, बस उसी को अतीक के मर्डर से जोड़कर वायरल करा दिया गया। और अगर तुम नफरत ही चाहते हो
तुम लड़ाई चाहते हो, कत्ल गारत ही चाहते हो, तो फिर डर की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बदरी सहाबा के वारिस हैं। सुभान अल्लाह। अगर तुम इसी तरह दबा दबा के मारना चाहते हो और ये सोचते हो कि ये सारे मुसलमानों को चाकू दिखाएंगे, तलवार दिखाएंगे, बंदूक दिखाएंगे, इनको घरों में बंद कर देंगे, तो कान खोल कर सुन लो, 1400 साल से हमारा हर बच्चा करबला की दास्तान भी सुनता आ रहा है। अब ये स्क्रीनशॉट देखिए। 18 घंटे पहले ओवैसी की पार्टी से जुड़े रहे मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी के साथ भी अतीक के हत्यारों की वही तस्वीर दिखाई गई। साजिश वाला टेक्स्ट फिट किया गया। मगर जब आप इसी वीडियो के भीतर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे अक्टूबर 2021 की इस भड़काऊ स्पीच को अतीक से जोड़कर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में सोशल मीडिया से फैलाया जा रहा है। दुनिया के सामने में जो आता है डरा कर चला जाता है, जो आता है मार कर चला जाता है। कहीं पर मुसलमान टोपी के नाम पर मारा जाता है, कहीं पर मुसलमान लिबास और यूनिफॉर्म को देखकर उनका मॉब लिंचिंग किया जाता है। तो हमें टॉर्चर किया जाता है और हमें परेशान किया जाता है। आज मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों को भड़काने वाले मौलानाओं की भी लिस्ट लंबी है। इंडिया टीवी की टीम ने ऐसे कुछ मौलानाओं को पकड़ा है। दिल्ली के जैतपुर में अतीक का नाम लेकर यह मौलाना क्या फैला रहा था और अब ये क्या कह रहा है, थोड़ी देर में बताएंगे। पहले बैरिस्टर ओवैसी की बात करते हैं, जिन्होंने शुक्रवार को एक धार्मिक जलसे का इस्तेमाल विशुद्ध रूप से मुस्लिम वोट के लिए किया। 90 मिनट तक भाईजान ने अतीक को याद किया, योगी को ही कोसा। उन्होंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। अब जब गोली चल गई तो जो अतराफ में पुलिस वाले थे, कोई अपना वेपन नहीं निकाला। लाइव टीवी पर कोई अपना वेपन नहीं, ऐसा दिख रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं पूरे। कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते नहीं, गोली मार दिए, अपने मकसद में कामयाब हो गए। उसके बाद वो हथियार को फेंककर सरेंडर 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 कह रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं, वो जो तफंचा, जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई ज़ेगना एफ, वो कितने की बंदूक है मालूम आपको? वेपन एक 8 लाख रुपए की। कितने की है? 8 लाख। 2 हो गए तो 16 लाख। अच्छा, 16 लाख में इनके घर को मीडिया के लोग गए। एक तो बेचारे झोपड़ी में रहती है उसकी अम्मा, एक तो एक कमरे में रहती है। अब इनके लिए हराम की दौलत कहां से आई? फिर ये 16 लाख की वेपन कहां से आया? ये गोलियां कहां से आई? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 घंटे में बोला था कि ये काम करने वाले प्रोफेशनल हैं। जिस तरीके से मार रहे थे, अगर कोई रिवॉल्वर चलाना जानता है तो वो बताएगा कि जिस हाथ का उनका पोजीशन था, जिनका उनका जिस्म का वजन था, जहां गर्दन झुकाकर मार रहे थे, वो बता रहा है कि वो प्रोफेशनल है। मैंने कहा था इस बात को। इससे मालूम हुआ कि तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से। तो ये गोडसे के जानशीन हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए हैं। ये 3 लोग टेरर सेल का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अरे हुकूमत करने वालों, रोको इन लोगों को। याद रखो, अगर तुम नहीं रोकोगे तो ये आग है, ये दीमक है, मुल्क को खोखला कर देंगे ये लोग। अल्लाह हमारे मुल्क में जो जालिम लोग कत्ल कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, अल्लाह उनको निस्तो नाबूद कर दे। भाईजान 1.5 घंटे की स्पीच में अतीक करें तो समझ लीजिए
ये 24 के लिए मुस्लिम वोट वाली ही स्क्रिप्ट है। आपने नोट किया होगा 15 अप्रैल से लेकर अब तक माफिया अतीक को लॉ मेकर अतीक के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। रॉयटर्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक हर जगह एक ही स्क्रिप्ट। गार्डियन पर फॉर्मर एमपी, बीबीसी पर भी फॉर्मर इंडियन एमपी। एक माफिया की हत्या के बाद कौन उसे कितना सम्मान दे सकता है, इसी की होड़ लगी है। बहरीन का ही उदाहरण लीजिए, अब तो वहां की संसद में भी अतीक का मामला पहुंच चुका है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि देश के भीतर मुस्लिम वोटों की रोटी सेकने वालों ने अतीक एंड फैमिली को महान बताना शुरू कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहले ही माफिया अतीक अहमद को अतीक जी कहकर संबोधित कर चुके हैं। यानी ओवैसी हूं या तेजस्वी, सबने 24 से पहले कंप्लीट पोलराइजेशन की पटकथा रेडी कर ली है। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह, अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। और ग्राउंड पर इसका असर देखना है तो पटना की तस्वीरें देख लीजिए। जिस राज्य का डिप्टी सीएम एक माफिया को जी कहकर बुलाए, वहां की मुस्लिम आबादी अतीक के फेवर में ही नारे लगाएगी, उसे ही शहीद बताएगी। उन्हें मारा गया, पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस, सबका हाथ है इसको मरवाने में। बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहे हैं। शहीद हुआ वो रोजा के दिल में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। इस देश में अगर कल परसों में या आने वाले दिनों में दाऊद इब्राहिम मारा जाए ना, तो उस पर भी धर्म के चश्मे से देख के उस पर भी सवाल उठ जाएंगे। और यकीन मानिए, उसकी मजार बना के चादर भी चढ़ने लगेगा। पटना में जो हुआ वो निहायत ही शर्मनाक है कि बहरीन के सांसद है अहमद कोरेटा, वो अपने पार्लियामेंट पे डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो ये आप समझिए कि क्या चक्कर क्या है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड असद के मरते ही बीजेपी भाईचारा खराब करवा रही है। कौन सा भाईचारा भाई साहब? ये एक कंप्लीट पोलराइजेशन करने का, एक मुस्लिम ब्रदरहुड का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत खराब है इस देश के लिए। मोदी और योगी विरोधियों ने अतीक के नाम पर पोलराइजेशन वाली जो हेट स्क्रिप्ट लिखी है, उसका असर मुस्लिम मोहल्लों में अभी से दिखने लगा है। आप किसी भी लोकेशन पर चले जाइए, हैदराबाद, लखनऊ, प्रयागराज, हर जगह माफिया और उसके परिवार के फेवर में पब्लिक की तरफ से सिंपैथी के बोल सुनाई देने लगे हैं। ये गलत हुआ, जो हुआ गलत हुआ। इधर क्या देखो, जो हुआ गलत हुआ। मुसलमानों के साथ जास्ती और सरासर जास्ती हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, टोटल लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। क्या ना बात करिए ना, कहाँ जरूरत आपको बात करने की? अरे आपका आप जाइए उधर बात करिए ना, उधर लगाइए अपना। मस्जिद पर लगाना जरूरी है क्या आपको? अरे आप सामने लगाइए। अरे भाई, जो भी थे बहुत लोकली अच्छे भी थे, बहुत लोकली जानते ही हैं आप किस कंडीशन थी उनकी। क्या करी या करवाई जो भी है, वो पूरा का पूरा पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है इसकी। वो अपराधी था या नहीं था, वो तो एक अलग मुद्दा है। पुलिस की कस्टडी में हत्या हुई और हत्यारे हत्या करके चले गए, एक भी काउंटर नहीं हुआ, एक क्रॉस फायरिंग नहीं हुई। इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? सब जानते हैं, आप पूछें ना पूछें, हर आदमी जानता है। ये बदनामी खाली यहीं नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो रही है। इसको समझना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए, योगी जी को समझना चाहिए। असद साहब हमारे MP है, नकीबे मिल्लत है, उन्होंने जो भी कहे सही कहा। क्योंकि अतीक का जो मर्डर हुआ है पुलिस के सामने हुआ, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ, क्योंकि सजा देने का हक सिर्फ कानून को है। अब योगी हुकूमत है, बोले योगी साहब ने मिट्टी में मिलाना था, मिला दिया। अब मेरा सवाल ये है, जो गोलियां मारे उनके घर पे बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई पत्थर मारा तो उसके घर पे बुलडोजर चला। अतीक अहमद माफिया है, उसके घर पे बुलडोजर चला। पत्थर मारे, वो करे, ये करे, फसाद हुआ, उनके घर पे बुलडोजर चल गया। अब इन तीनों के घर पे चलता क्या देखेंगे? तो योगी सरकार यहाँ पे मालूम होती कि हिंदू मुसलमान के साथ है या हिंदुइज्म के साथ है। ये तो मुस्लिम मोहल्लों में अतीक के नाम पर पब्लिक ओपिनियन की बात हुई। एक माफिया के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट खड़ा करने की एक कोशिश योगी विरोधी नेता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ
सोशल मीडिया की वायरल दुनिया में अलग अलग मौलाना भी मजमा लगाए बैठे हैं। एक ऐसे ही मुफ्ती साहब दिल्ली के जैतपुर में मिले। नाम है मुफ्ती साजिदुर रहमान कादरी। कुछ घंटों पहले सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये बहुत भड़काऊ बातें करते हुए सुनाई दिए। अतीक के मर्डर के बहाने योगी मोदी को टारगेट करते दिखे, मुसलमानों को उकसाते दिखे। और जब इंडिया टीवी रिपोर्टर ने इन्हें दिल्ली में पकड़ा तो सुनिए कैमरे पर इन्होंने क्या कहा। आप हमारी जो वीडियो है पूरी, आप उस चैनल के माध्यम से जाकर के पूरी वीडियो देखें। हमने सिर्फ अतीक के मसले को नहीं, हमने इन तमाम मसले को। अतीक साहब क्यों हो गया, मैं तो इस बात पे भी वो करम, जो शख्स 5 मरतबा या 4 मरतबा MLA रहा हो, अगर वो इतना बड़ा अपराधी था तो फिर अखिलेश साहब हो, मायावती जी हो, या हमारे जो है मतलब योगी आदित्यनाथ जी हो, आज 6 साल उनको हो गए, इससे पहले जो है मतलब अतीक साहब के लिए नींदें क्यों नहीं खुली, आज क्यों खुल रही है? सवाल यही है कि हमारा सवाल उसमें सारा जुड़ा हुआ। मैं जब अतीक साहब शुरू से क्राइम करना शुरू किए, अभी भी आप अतीक साहब कह रहे हैं उन्हें, अभी भी अतीक माफिया कहते हुए आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। मैं नहीं, मेरी जुबान लड़खड़ा नहीं पहुंच जी। आप माफिया नहीं ना, मैं माफिया क्यों बोलूंगा? अगर माफिया बोलना है तो ब्रजेश जी को माफिया क्यों नहीं बोला जाता है? ब्रजेश को आप माफिया बोलिए। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसलिए कोर्ट अगर माफिया उनको बोल रही है तो सब बोलेंगे, क्योंकि इसलिए मेरा दुराचारी बोलेंगे, दुराचारी बोलेंगे। भाई कोर्ट दुराचारी साबित कर दे। हिस्ट्री शीटर होता है दुराचारी। मैं कह रहा हूँ कोर्ट ने दुराचारी साबित किया। मैं कह रहा हूँ डिक्लेयर कोर्ट ने दुराचारी किया। हिस्ट्री शीटर वो डिक्लेयर्ड है। जो चीज कोर्ट साबित करेगी, कोर्ट अगर साबित करे तो अपहरण में उम्र कैद की सजा भी दी थी। हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अतीक अहमद को अपराधी मानते हैं। जो अपराध उन्होंने किया और कोर्ट ने उसे साबित कर दिया, जिसका जुर्म उन्होंने किया है, अगर कोर्ट ने साबित किया हो, मैं कह रहा हूँ अतीक नहीं, मेरा बाप भी अगर इस मामले में आए तो वो भी मुजरिम माना जाएगा। पीएमओ से मैं कहना चाहता हूं, आज मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी के दिन ना देखने पड़ते। अफसोस का मकाम है कि आप मस्जिदों में जब भी आपका जुलूस निकले आप मस्जिदों को घेर ले। अफसोस का मकाम है कि आपके रहते हुए आज मुसलमानों के साथ जो जुल्म ढाए जा रहे। जी गुहारी तो लगा रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी हाँ। लेकिन अतीक अहमद के कंधे पर रख के क्यों? अतीक अहमद मुसलमानों का नुमाइंदा कैसे? सोच है ना, हर शख्स अपनी फिक्र को पवनजी पेश कर सकता है। मैंने किसी को न भड़काया और न कभी भड़काऊंगा। 100 पुलिस वालों का फोन आए, एक भी मत उठाना, मैं सबसे निपट लूंगा। मसला इस चीज का है कि ऑन बिहाफ तकरीर, अब मैं किसी आवाम के सामने अगर हूँ तो किसी पुलिस कर्मी का अगर फोन आ रहा है तो जैसे मैं आज आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, अपने प्रशासनिक तौर पर अपनी वर्दी का भी जवाब दूंगा। सोचिए, मुफ्ती साहब अतीक जैसे माफिया के लिए अभी भी साहब जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सेम वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो अखिलेश, तेजस्वी और ओवैसी जैसे नेता कर रहे हैं। यह पूरा प्रयोग ही मुस्लिम मोहल्लों को फोकस में रखकर किया गया है। तभी तो हर रोज नए नए पोस्टर्स छपते हैं। यही पोस्टर्स मुस्लिम मोहल्लों तक पहुंचते हैं। उन पोस्टर्स में सिर्फ अतीक की फोटो होती है। वीडियो पुराना होता है लेकिन उसमें अतीक वाला मसाला डालकर आग लगाने वाली बातें फैलाई जाती हैं। एक जितने भी काफिर थे बुज़दिल होते हैं, एक आया जवान औरत पे हमला किया, उसने तलवार से रोक के उसका पेट फाड़ दिया, दूसरा आया उसकी गर्दन काट दी, तीसरा आया उसकी गर्दन काट दी, यहां तक कि एक के पास 7 आए, 7 को अकेली बूढ़ी औरत ने जहन्नम में पहुंचाया। भगदड़ मच गई कुफ्फारे मक्का के लश्कर में। बोले भागो, इनसे न लड़ो। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको आपकी सफाई पेश करने का हक भी नहीं दिया जाएगा। आपको गौडसे को नमस्कार किया जा रहा है। कितने लोग गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए। दिल्ली की सड़कों पर बाकायदा कहा गया गोली मारो। जिन लोगों ने नारे लगाए, कितने लोग गिरफ्तार हुए? कुछ लोग नारे लगा रहे हैं। अब हमारी लिंचिंग हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। जहां 2-4 दाढ़ी वाले मिलेंगे वहीं पर जय श्री राम के नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। कुछ लोग इस वक्त पागल हो चुके हैं पावर को देखकर। कुछ लोग जानते हैं कि हमारा पावर है,
हमारा आदमी बैठा हुआ है सीट पर, गवर्नमेंट का नशा है, वो जानते हैं कि गोली मारो तो देश के गद्दार कुछ भी, हमारा कुछ नहीं होगा। सोचिए 2022, 2021 के वीडियोस को 2023 में फैलाया जा रहा है, मुस्लिम मोहल्लों तक डिलीवर कराया जा रहा है, और ये सब योगी मोदी विरोधी खेमे के ऑर्डर पर ही हो रहा है। मगर ऐसे सभी लोग जो आज अतीक को माननीय अतीक कहकर बुला रहे हैं, पूरा सम्मान दे रहे हैं, मुसलमानों को अतीक के नाम पर भड़का और बहका रहे हैं, उन्हें मौलाना अंबर रजा को सुनना चाहिए। अतीक क्या था, उसे किस बात की सजा मिली, सब क्लियर हो जाएगा। आज आप देखते हैं ना, ये भयानक मौतें हुआ करती हैं। जाहिर सी बात है, एक ओहदा हमेशा किसी के पास नहीं रहता। अगर जिसके पास में ओहदा है उसने जुल्म किया है, ज्यादतियां की हैं किसी के साथ में। अभी आपने देखा अतीक और उसके भाई अशरफ को मारा गया। लोगों ने यहां भी सवाल पैदा किए, यहां भी कहा कि ये भी जालिम थे, इन्होंने भी जुल्म किया था, इन्होंने जो लोगों को सताया था, इन्होंने जो लोगों को परेशान किया था, जिनकी जमीनें मारी थी, न जाने कितनी औरतों को इन्होंने बेवा बना दिया था, न जाने कितने बच्चों को इन्होंने यतीम कर दिया था। ये जो लोग कह रहे हैं, मैं उनकी बातें आपको बता रहा हूं, उनकी बद्दुआएं लगी और इनको आखिर में आकर इस तरीके से जिंदगी गुजारना पड़ी और इनकी मौत इतनी खतरनाक हुई है। तो इन्हें इनके जुर्मों की सजा मिली है, तो चाहे वो ये हो या कोई और हो, अगर जालिम होगा तो उसको सजा मिलेगी। देश की 20 करोड़ आबादी के पास आज दो चॉइस थी। ईद से पहले आज देश में दो तकरीरें हुई, पहली सुबह 11:30 बजे, दूसरी दोपहर 2:30 बजे। पहली तकरीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और दूसरी तकरीर असदुद्दीन ओवैसी ने की। दोनों का फोकस कुछ हद तक मुसलमान वोट पर था। मोदी की स्पीच का फोकस यह था कि मुसलमानों को बेनिफिट पहुंचाएंगे तो वोट ही वोट पाएंगे। मोदी की तकरीर में अतीक अहमद का कोई जिक्र नहीं था, गोडसे का कहीं कोई नाम नहीं था, शूट आउट का जिक्र नहीं था, इसमें राम का नहीं काम का जिक्र जरूर था। ओवैसी की स्पीच विस्फोटक थी, 20 मिनट तक तो सिर्फ अतीक और अतीक का ही जिक्र। चॉइस क्लियर है, मुसलमान किस रास्ते पर चलना चाहता है, देश की पॉलिटिक्स फिर उसी रास्ते पर चलेगी। अगर वो पोलराइजेशन के रास्ते पर चलेंगे तो हिंदू भी पोलराइज होंगे। मुसलमान अगर डेवलपमेंट का रास्ता चुनेंगे तो रिजल्ट भी डेवलपमेंट का ही पाएंगे। अतीक अतीक चिल्लाने वाले असल में मोदी को ही जिताने के रास्ते पर हैं। कैसे, यह आपको हम बताते हैं इस रिपोर्ट से। क्या मोदी राज में डरा हुआ है मुसलमान? हथकड़ियों में है, जंजीरों में है और गोली मार रहे हैं। क्या मुसलमानों को मारा जा रहा है या हकीकत में उनको बचाया जा रहा है? हम पूछना चाहते हैं हुक्मरानों से, दिल्ली के नकली बादशाह से पूछना चाहते हैं, बताओ ये क्या हो रहा है? कभी अतीक अहमद के नाम पर, कभी नरोडा पाटिया के नाम पर, कभी मक्का मस्जिद ब्लास्ट के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का, मोदी के खिलाफ गुट्टी पिलाने का खेल लगातार चल रहा है। क्या इससे मोदी के खिलाफ हो जाएंगे हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान? अपील भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। ये हुआ, ये हुआ। और फिर आप जानते हैं कि 16 साल हो गए इसी मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होकर। मोदी ने तीसरी आंख किसके लिए खोल रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह देश को बताया कि 2014 से पहले 30 लाख फर्जी मुसलमानों के नाम पर स्कॉलरशिप निकाल ली जाती थी। सारा पैसा कांग्रेस के इकोसिस्टम और मुसलमानों के इकोसिस्टम में बांट लिया जाता था। 14 के बाद मोदी ने यह सब बंद करा दिया।
पहले की सिस्टम ही थी और उसी की देन थी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय करीब 30 लाख फर्जी युवाओं को स्कॉलरशिप का लाभ देता रहता था। क्या नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के साथ गलत किया? देश भर की मस्जिदों में आज जिस वक्त अलविदा जुमा की नमाज हो रही थी और ओवैसी जैसे भड़काऊ नेता जिस वक्त मुसलमानों को भड़काने वाली बातें कर रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी सूडान में फंसे भारतीय मुसलमानों को सुरक्षित भारत लाने का प्लान डिस्कस कर रहे थे। उत्तरी अफ्रीका के सूडान में करीब 4000 हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं। सूडान की आर्मी और वहां बागी हो गई पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जंग शुरू हुई तो ये भारतीय मुसलमान खार्तूम में फंस गए। ये बहुत संपन्न मुसलमान नहीं है, बल्कि रोजी रोटी की तलाश में अपने वतन से हजारों किलोमीटर दूर गए हुए हैं। खार्तूम एयरपोर्ट सिविल फ्लाइट के लिए बंद है। एयरफोर्स के विमानों को भी वहां भेजना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री ने तय किया है कि एक एक भारतीय को सूडान से सुरक्षित निकालना है। जैसे यमन से भारतीयों को निकाला गया, जैसे अफगानिस्तान से हिंदुओं और सिखों को वापस लाया गया, जैसे यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाया गया, उसी तरह सूडान में फंसे भारतीय मुसलमानों को भी लाया जाएगा। मोदी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग माफिया का भी महिमा मंडन कर रहे हैं। हकीकत में मोदी मुसलमानों को बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। सूडान में जो फंसे हैं उनमें से ज्यादातर साउथ के मुसलमान हैं। केरल और कर्नाटक का नाम सबसे ऊपर है। केरल की लेफ्ट सरकार के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन मोदी के प्रयासों से संतुष्ट हैं। फिर भी कुछ नेता जानबूझकर मोदी को बदनाम करने के लिए दिन रात मुसलमान कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अरे हुकूमत करने वालों, रोको इन लोगों को। याद रखो, अगर तुम नहीं रोकोगे तो ये आग है, ये दीमक है, मुल्क को खोखला कर देंगे ये लोग। तुम हुकूमत में आज हो, कल नहीं होगे तो क्या होगा बताओ फिर। ओवैसी जैसे नेता दिन रात एक ही सपना देखते हैं। वो उस दिन का इंतजार करते हैं जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। मोदी की जगह कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री होता तो मुसलमानों के इकोसिस्टम को कभी नहीं छेड़ता। मोदी अगर 30 लाख फर्जी मुसलमानों की स्कॉलरशिप बंद नहीं करते तो प्रधानमंत्री का क्या पर्सनल लॉस हो जाता? कुछ भी नहीं। मगर मोदी ने ऐसा किया। मुसलमानों को सताने के लिए नहीं, बल्कि करप्शन मिटाने के लिए मोदी ने ऐसा किया। फर्जी मुसलमान, करप्शन और इलेक्शन, मोदी ने एक साथ तीनों को पकड़ा है। मोदी और उनके सियासी विरोधियों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि विरोधी सिर्फ इलेक्शन देखते हैं, इसलिए बाकी सब तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। मोदी किसी भी इशू पर 360 डिग्री व्यू रखते हैं। पहले के सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 1 करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों को महिला और बाल विकास मंत्रालय की सहायता जा रही थी। ये पहले की सिस्टम ही थी और उसी की देन थी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय करीब 30 लाख फर्जी युवाओं को स्कॉलरशिप का लाभ देता रहता था। ऐसे लाखों करोड़ों फर्जी नामों की आड़ में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भ्रष्टाचार में जुटा था। आज ये सिस्टम बदला है। देश के करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। पहले ये सोच थी
कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन अब सोच ये है कि सरकार सबके लिए करेगी। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि सरकार सबके लिए काम करेगी, तो इस सब में हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं। मोदी के विरोधी हिंदुओं में फूट और मुसलमान वोट एकजुट के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। मुसलमान वोट जोड़ने के लिए अतीक अहमद और अशरफ अहमद जैसे माफिया को पोस्टर बॉय बनाया गया है। हिंदू वोट तोड़ने के लिए जाति जनगणना की जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जाति गिन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसकी मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार जाति गिनने की मांग कर रहे हैं। तेलंगाना में केसीआर जातीय जनगणना के सपोर्ट में। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी इसके फेवर में है। और अब राहुल गांधी ने यही लाइन पकड़ी है। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी ने नारा दिया, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। कांग्रेस इसे गेम चेंजर बता रही है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। यूपीए 2 की मनमोहन सिंह सरकार ने जाति गणना कराई थी, ये तो सच है, लेकिन क्या यही पूरा सच है? चलिए जाति गिनने और जाति आरक्षण के सवाल पर कांग्रेस का असली नजरिया बताते हैं। कांग्रेस ने नेहरू और पटेल के समय से ही जाति गणना का विरोध किया। 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नेहरू ने जाति आधारित आरक्षण की मांग खारिज कर दी थी। 1981 में इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर धूल बढ़ाते रहे। वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, तो राजीव गांधी ने उसे कैन ऑफ बॉम्ब्स यानी मुसीबतों का पिटारा करार दिया। 2010 में प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जाति गणना की मांग खारिज कर दी थी। लालू और मुलायम की पार्टी के दबाव में जातियों की गिनती कराई गई, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने कास्ट सेंसस के आंकड़े ये कहकर जारी नहीं किए कि डेटा गलत है। वही कांग्रेस अब विपक्ष में आई है तो जाति गिनने की डिमांड कर रही है और पुराने डेटा पब्लिश करने के लिए दबाव बना रही है। क्या जाति जाति करने से हिंदू टूट जाएंगे और अतीक के नाम पर मुसलमान एकजुट हो जाएंगे? कर्नाटक के देवनहल्ली की इस तस्वीर को सैंपल समझिए। यहाँ एक व्यक्ति मोदी के कटआउट को इसलिए साफ कर रहा है क्योंकि उसे अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है। इसे कोई पेमेंट नहीं दिया गया, कोई पैसा नहीं मिला, न ही ये बीजेपी का कोई वर्कर है। कर्नाटक का इलेक्टोरल बैटल अभी बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉल पर कर्नाटक के पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा से बात की तो कांग्रेस ने इसे करप्शन पर मोदी की मुहर बताकर फैला दिया। कांग्रेस का इकोसिस्टम यह भी प्रचारित कर रहा है कि उसके फेवर में जबरदस्त पोलराइजेशन हो रहा है, मगर याद रखना चाहिए कि पोलराइजेशन का जवाब हमेशा काउंटर पोलराइजेशन से होता है। अगर मुसलमान पोलराइज होंगे तो हिंदू भी पोलराइज होंगे, और अभी तो कर्नाटक में मोदी का प्रचार शुरू भी नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी का असली स्वरूप इमरान प्रतापगढ़ी ही सिर्फ मुद्दा नहीं है। पीएफआई के खिलाफ 1700 केसेस सिद्धारमैया जी की सरकार ने विड्रॉ किए थे। मंगलुरु के ब्लास्ट केस में डीके शिव कुमार ने इस विषय पर क्वेश्चन लगाए थे कि डीजीपी ने कैसे कह दिया कि आतंकवादी घटना।
मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें केवल अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थ के लिए कट्टरपंथी ताकतों के साथ समझौता करना। क्यों? क्योंकि एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल माजिद ने यह बोला है कि हमारे ऊपर दबाव है कांग्रेस की तरफ से कि हम अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लें, और एसडीपीआई के पूर्व जनरल सेक्रेटरी ये बोल चुके हैं कि 2018 में हमारा गठबंधन था। तो हमारी मांग ये है कि कांग्रेस यदि इमरान प्रतापगढ़ी को स्टार कैंपेनर बना के लाई है तो वो तो सिर्फ मोहरा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। असलियत में बताएं कि ये राष्ट्र विरोधी विध्वंसक ताकतों जैसे पीएफआई जैसे लोगों के साथ पर्दे के पीछे कांग्रेस की क्या डील हुई है। आतंकी गतिविधियों में पीएफआई का बार बार नाम आने पर इसे होम मिनिस्ट्री ने बैन किया है। एसडीपीआई इसी पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है। कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने एसडीपीआई से सपोर्ट मांगा। दरअसल इसमें फंडिंग का भी खेल है। चुनाव लड़ने के लिए हर पार्टी को फंड चाहिए। बीजेपी के पास नेता भी हैं, पैसा भी है, कांग्रेस के पास इसका टोटा है। तो क्या इसीलिए समझौते किए जा रहे हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।